नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और राजनीतिक गहमा गहमी राज्यसभा और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं चुनाव को लेकर के बढ़ गया है। कर्नाटक चुनाव के बाद इस मोमेंटम में और ज़्यादा तेज़ी आई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो शायद आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष बहुत उत्साह में है। 23 तारीख को एक बड़ी विपक्षी दलों की एकता की एक बैठक है पटना में, जिसमें बहुत सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी को लेकर के मैं ज़्यादा आज बातचीत करना चाहता हूं। हालांकि संदर्भ तो विपक्ष की तरफ से ही आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कई सारी ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लिए अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ फेरबदल करना पड़ रहा है, या सोच रहे हैं, या उनको ऐसी नसीहतें दी जा रही हैं। ऑर्गेनाइज़र एक वीकली न्यूज़पेपर है जो माना जाता है कि आरएसएस का मुखपत्र है। टेक्निकली वो लोग इनकार करते हैं, लेकिन पांचजन्य और वो है। तो ऑर्गेनाइज़र के संपादकीय में ये लिखा गया कि हिंदुत्व और सिर्फ मोदी जी के चेहरे के दम पे चुनाव जीतना मुश्किल है, काफ़ी नहीं है। ये रीजनल लीडरशिप, रीजनल इश्यूज़, उनको काफ़ी हद तक आपको आगे लाना पड़ेगा। संदर्भ फिर वही कर्नाटक चुनाव जो ताज़ा अभी हुआ है, जहाँ पे बीजेपी को हार मिली है और कांग्रेस भारी बहुमत से वहाँ जीती है। बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं, लेकिन जो ये बात लिखी गई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बैठकों का दौर दिल्ली में इस समय लगातार चल रहा है। केंद्रीय स्तर पर भी, यानी पार्टी केंद्रीय स्तर पर भी, मुख्यमंत्रियों के साथ भी, टॉप लीडरशिप के साथ भी, और बहुत सारी तरह की स्ट्रेटजीज पे बातचीत हो रही है। तो एक तो ये फैक्टर है, ये इसका मतलब क्या है, और दूसरा विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है। पटना में एक भारी बैठक होने वाली, जिसमें बहुत सारे बड़े दल, छोटे दल सब उसमें शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी शामिल होने की पूरी संभावना वहाँ पे दिख रही है। ऐसे में बीजेपी भी अपने पुराने सहयोगियों या जो अभी उधर नहीं है उनके बीच रीच आउट की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब 19 और उससे पहले 14 के चुनाव जीते गए थे तो एनडीए का कुनबा काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें से दल छिटकते गए, दूर होते गए, और उनके बहुत जो नेचुरल आई थे वो भी दूर हो गए। तो शायद ये ज़रूरत महसूस हो रही होगी कि 2024 के चुनाव में 1-on-1 हो जाए, कि एक तरफ पूरा विपक्ष, एक तरफ, ये एक थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। संदर्भ फिर आरएसएस का वो लेख है, आरएसएस के मुखपत्र का लेख जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए बीजेपी एक रीच आउट कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक पुनर्विचार, एक स्ट्रेटजी को रिफ्रेम करने की बातचीत चल रही है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 24 के चुनाव के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटजी बदलाव कर रही है, क्या लेके आ रही है, और ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा गया है इसका मतलब क्या है, इसका मंतव्य क्या है, ये नसीहत है, निर्देश है, या प्रेरणादायक एक लेख है, क्या है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। सर, विशेष स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद आप पकड़ में आए। मेरे बहुत कोशिशें मैं कर रहा था, लेकिन कहीं और व्यस्तता थी, इसलिए विजय जी आ नहीं पाते थे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। पूरा पत्रकारी पैनल मैंने बनाया जिससे कि थोड़ा गंभीर और समझदारी वाली चर्चा हो पाए। विजय जी बहुत दिन बाद है, तो आपसे शुरू करेंगे। और सर, आपकी जो पकड़ है आरएसएस में, बीजेपी में, बड़े गहरे तक के आप चीज़ों को समझते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा गया है, इसका क्या मतलब है सर? आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था ऑर्गेनाइजर के लेख के लिए, कि क्या ये नसीहत है, क्या ये निर्देश है, या क्या प्रेरणादायी है। मुझे लगता है तीनों ही शब्द इसमें समाहित है। वो नसीहत भी है, उसे निर्देश भी आप मान सकते हो, और वो प्रेरणा भी है कि भी आपको कैसे चल रहा है। आपने बार बार कर्नाटक का जिक्र किया, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहता हूं। कर्नाटक के चुनाव, उसके साथ साथ जो चुनाव हुआ, दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव हुआ वो, और हिमाचल का चुनाव, उन तीनों नतीजों में एक समानता है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो तो है ही, लेकिन वहां पर तीनों जगह पर पार्टी के पास कोई बड़ी मजबूत लोकल लीडरशिप नहीं थी, और वहां तीनों ही सेंट्रल लीडरशिप के सेंट्रल इश्यूज पर चुनाव लड़ा गया। हिंदुत्व के मसले पर चुनाव लड़ा गया। कर्नाटक में तो खासतौर से हिंदुत्व की बात की गई, वहां पर जो
चीफ मिनिस्टर थे जो बदल भी दिए गए थे येदियुरप्पा के बाद, बसवराज बोम्मई, वो नहीं चल पाए। हिमाचल में भी करीब करीब वैसा ही हुआ। और दिल्ली जो बिल्कुल राजधानी तो है ही देश की, जहां प्रधानमंत्री, जहां पार्टी का संगठन सब कुछ मौजूद है, वहां बड़ी हार एक तरह से हुई है एमसीडी के चुनाव। उन तीनों का कॉमन फैक्टर यह है कि वहां पर तीनों जगह कोई लोकल लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो पाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय भी है और वो इस पर चर्चा कर रही है, साथ साथ काम भी कर रही है। अभी जो आने वाले जो 4 चुनाव हैं, 5 चुनाव हैं वैसे, मिजोरम है, तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन तीनों जगह भी भारतीय जनता पार्टी को इसी क्राइसिस से जूझना पड़ेगा। राजस्थान में वसुंधरा जी के साथ अगर वो नहीं जाना चाहते तो कोई लीडरशिप वहां नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं, लेकिन वो कितना, क्योंकि इतनी लंबी उनकी पारी हो चुकी है, उसके बाद क्या वो चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो वो एक इशू है। और तीनों जगह लोकल इश्यूज पर होंगे। तेलंगाना में कोई पार्टी के पास ऐसी मजबूत लीडरशिप नहीं है, मिजोरम में कोई नहीं है। तो ये सभी जगह ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को काम करना पड़ेगा। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनकैश करते करते भी एक लिमिट होती है। ये कह सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कर्नाटक का चुनाव में जो मदद मिली है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे से मिली है, वो भी बात ठीक होगी, लेकिन एक लोकल लीडरशिप चाहिए। और आरएसएस को यदि आप समझते हैं तो आरएसएस में पहले से ही व्यक्तिवादी, पर्सनैलिटी ड्रिवन जो है ना सिस्टम नहीं चलता है। ये पहला ही मौका था कि जब 9 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है उस पर आरएसएस ने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि उसका लगातार एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे थे। अब जब थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो आरएसएस भी समझ रहा है। हालांकि अब समझना चाहिए कि 2014 से पहले के आरएसएस और 2023 के आरएसएस में बहुत फर्क है। आज जो आरएसएस की मेंबरशिप है, जिसे हम लोग मेंबरशिप ऑफिशियल नहीं भी कहते, उससे 7 टाइम्स 8 टाइम्स ज्यादा मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो वो एक तरह से डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसका रिसोर्स जो है, उसका सोर्स जो है, उसकी आत्मा जो है वो आरएसएस के साथ जुड़ी रहती है। तो आरएसएस से इग्नोर वो नहीं कर सकते। छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि प्रमोद महाजन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता होते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता कौन है, लालकृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो प्रमोद महाजन ने कहा कि आरएसएस जैसे नेता माने वो नेता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। लेकिन विजय जी, एक सवाल और आपसे है। आपने कहा कि 14 और 23 की आरएसएस बदल गई है, थोड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है और होना भी चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन क्या ये ऐसा मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि लगातार आरएसएस बात को इग्नोर कर रही थी कि रीजनल लीडरशिप को तवज्जो तो देना छोड़िए, उनको साइडलाइन भी किया जाता था? ये बात उनको अब समझ में आ रही है? हो सकता है समझ पहले भी आ रही हो, क्योंकि वो तो डे टू डे बेसिस पर भी एक तरह से करते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि पार्टी को कहते रहे हो। लेकिन जब बाजार में मार्केट की जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जो चीज बिक रही है, जो चीज चल रही है, उस पर बदलाव नहीं करते ना। मान लो रीजनल लीडरशिप को इग्नोर करने के बाद भी एक सेंट्रल लीडरशिप से, नरेंद्र मोदी के चेहरे से आप चुनाव जीत रहे हैं, ताकत बढ़ रही है, तो फिर आपके पास एक बहस करने के लिए या दबाव बनाने के लिए कोई तर्क नहीं होता। शायद वो एक बड़ी वजह रही हो आरएसएस में। लेकिन आरएसएस खुद भी अपने आप में बदलाव करता रहता है, बीजेपी भी बदलाव करते हैं। ये कोई इतना बड़ा हैरान होने की बात नहीं कि वो स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजी कैसी चलती है उनकी। कर्नाटक की स्ट्रेटेजी अलग होती है, नॉर्थ ईस्ट की स्ट्रेटेजी अलग होती है। गोवध पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और बीफ खाने को धर्म से नहीं जोड़ते नॉर्थ ईस्ट में। तो अलग अलग तरीके से चुनावों को स्ट्रेटेजी बनाती है भारतीय जनता पार्टी भी और आरएसएस भी। और मुझे लगता है कि ये बड़ा क्राइसिस है आरएसएस के सामने भी और बीजेपी के सामने भी कि पिछले 10 साल में उनकी सेकंड रंग की जो लीडरशिप है ना, वो कमजोर नहीं हुई है, वो गायब होती जा रही। तो वो जब सरकार में आप रहते हैं तब तक तो चलता रहता है। जब सरकारों से आप निकलने लगते हैं, हारने लगते हैं, तो फिर वो क्राइसिस आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आज भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आज उनको छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हो आप, कि उसको लगातार कोई बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये क्राइसिस उनके सामने है। और आगे आने वाले चुनावों में भी जो 2024 में भी 5 राज्यों के चुनाव होंगे, वहां भी मुझे नहीं लगता कि उनके पास सेकंड रंग की लीडरशिप है। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आई, यदि आरएसएस की नसीहत, प्रेरणा और निर्देश नीरज जी के शब्दों में मानो तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी। सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, प्रेरणा, निर्देश या हिदायत। जब मैं दिल्ली में नौकरी करता था तो ये बात मेरे ख्याल में
2001 या 2 की होगी, तब रज्जू भैया जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अध्यक्ष थे। हाँ, उसी समय की बात होगी। सर संचालक थे। सर संचालक वो थे। और इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत पहले, मतलब लोग मानते हैं आरएसएस को कि बहुत कंजर्वेटिव, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि वो बहुत टेक सेवी लोग हैं और उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से पहले कोई शायद ही करता हो। तो इंटरनेट पे एक शाखा लगाई गई थी जिसमें विश्व के बहुत अलग अलग जहाँ लोग काम करते हैं उससे जुड़े थे। उस मौके पर मैं गया तो ऐसे ही आम चर्चाएँ चल रही थी, मैं तो कवर करने गया। तो एक ऐसे ही, नाम नहीं लूँगा मैं, दिल्ली के बड़े बड़े नेता थे, उनसे बातचीत हुई। उनसे उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत की वहाँ पे कि बीजेपी के लोग सुनते नहीं हैं हमारी, हम लोग काम करते हैं लेकिन वो लोग हमारी सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि उनसे संघ के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा कि आपके कितने सदस्य हैं आरएसएस के। तो उन्होंने कुछ संख्या बताई, बोला बीजेपी के कितने हैं, तो उन्होंने उससे 3-4 गुना बताई। बोला जवाब मिला आपको? तो जवाब आज आप रेफ़र कर रहे हैं, दरअसल वो 20 साल बाद मुझे वो बात याद आ रही है कि ये बात तब से चली आ रही है कि आपको आर्म ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अभय दुबे जी, जैसा कि हमने नाम दिया कि पुनर्विचार चल रहा है और बहुत, जैसे विजय जी कह रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, और ये एक बहुत ही अच्छे जंक्शन पर कि चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लगभग साल भर आसपास कह सकते हैं आप। बीजेपी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार दिख रही, क्योंकि जो मीटिंगों का दौर दिल्ली में चल रहा है दनादन, अब पता नहीं बहुत सारे हो सकता है लोग बदले जाएं अभी। जहां तक मेरी समझ है, हाँ। जहां तक मेरी समझ है, भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोर्स करेक्शन की काफी क्षमता है। पिछले 9 साल में उन्होंने कई बार दिखाया है कि वो अपने रास्ते की समीक्षा कर सकते हैं, अपने आप को दी गई चेतावनियों पर गौर कर सकते हैं, अपनी छवि का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को, रणनीतियों में काफी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। अब इसमें कभी कभी जड़ता भी आती है, लंबे अरसे तक सत्ता आपके पास बनी रहती है तो आपके रवैये में भी जड़ता आ जाती है और दृष्टि भी आपकी जो है पहले इतनी लचीली नहीं रह जाती। देखिए, इस जो ऑर्गेनाइजर का संपादकीय है, इसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है और जब चर्चा बहुत हुई तो मैंने सोचा मैं भी इसे पढ़ लूं, तो मैंने इसे पढ़ लिया है संपादकीय को। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा गंभीर चेतावनी जो दत्तात्रेय होसबोले ने पिछले दिनों जो बयान दिया था उसमें निहित थी। उन्होंने कहा था कि देश में कितनी महंगाई चल रही है, कितनी बेरोजगारी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने कुछ इस तरह की बात भी कही थी कि भाई आप इतने लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और उनकी बात से साफ लग रहा था कि ये देश अभी भी लो इनकम ग्रुप कंट्री है। और ऐसी हालत में ये जो तमाम फील गुड नैरेटिव चलाया जा रहा है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ये सही बात नहीं है। कुछ इस तरह की बात मोदी सरकार के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए भी उनके वक्तव्य से इस तरह की बात निकलती थी। तो उस वक्त उनकी बात पे किसी ने गौर नहीं किया। उसके बाद में हिमाचल, कर्नाटक और दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में पराजय हो गई, और उस पराजय में एक और बात निकल के आई है जिसका ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में जिक्र नहीं है, और यहां भी विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छी समीक्षा की उन्होंने, लेकिन उनकी बात में भी ये बात नहीं है। वो ये है कि बीजेपी की सरकारों का, बीजेपी के विधायकों का, बीजेपी के मंत्रियों का, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का और बीजेपी के पार्षदों का निरंतर भ्रष्टाचार और निकम्मापन। मैं आपके मंच पे ये बात पहले भी कह चुका हूं, लेकिन आपने भी कभी इसका संज्ञान नहीं लिया मेरी बात का। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन तीनों चुनावों की पराजय में वो सारी कमियां तो हैं ही, क्षेत्रीय नेतृत्व की समस्या है और दूसरी कमियां हैं, लेकिन गवर्नेंस के स्तर पर एक बहुत बड़ा डेफिसिट दिखाई पड़ता है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उसके बाद से धीरे धीरे एक विश्वास पब्लिक में जा रहा था कि बीजेपी की सरकारें 100% तो कोई अच्छी गवर्नेंस नहीं करता है, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले उनकी सरकारों की गवर्नेंस थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये पिछले दिनों बहुत तेजी के साथ गिरा है, और ये तीन जो एक के बाद एक जो पराजय हुई है, गुजरात में जीत कैसे हुई वो एक अलग बात है, उसकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये जो 3 पराजय हुई है, इसमें इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कहीं भी। तो जब तक वो इस बात को, मेरे ख्याल से ये बहुत मर्म है, मतलब अच्छा नेता होता तो क्या कर्नाटक जीत जाते? मेरा कहना है अच्छा नेता होता तो क्या हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते? जनता इतनी नाराज थी।
आप भी कह सकते हैं अच्छा नेता होता जनता को नाराजी ना होने देता, ये बात मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर अच्छा नेता भी खराब सरकार चलाएगा और लगातार भ्रष्टाचारी सरकार चलाएगा तो जनता उसको अंततः हरा देगी, आप कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, कुछ भी कर लें। तो इस बात के ऊपर निगाह भी अगर डाली जाए, और फिर जो ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में चेतावनी दी गई है, दत्तात्रेय होश बोले ने चेतावनी दी है, और फिर भाजपा अगर कोर्स करेक्शन करेगी तो उसको भाजपा को उससे लाभ होगा। नहीं अभय जी, ये बात आपकी सही है। देखिए, जब भाजपा की जो भी सरकारें रही हैं अब तक, या अभी हाल फिलहाल की जो है 10, 15, 20 सालों की, एक सेंट्रलाइज सिस्टम चलता है वहां पे, और उस सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एमपी एमएलएज की बहुत चलती है। क्या भ्रष्टाचार वो कैसे कर लेंगे? भ्रष्टाचार कैसे कर लेंगे? हाँ। देखिए, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसमें केवल एक ही चीज की गुंजाइश होती है, भ्रष्टाचार करने की। हाँ। बाकी और कुछ करने की गुंजाइश नहीं, अच्छा काम करने की गुंजाइश उसमें नहीं होती है। क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल एजेंसी है, जो बहुत ही ज्यादा, जो पार्टी कुछ नेताओं द्वारा या कुछ अत्यंत लोकप्रिय नेताओं द्वारा, जैसे इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया था और क्षेत्रीय नेताओं का जुलूस निकाल दिया था इंदिरा गांधी ने, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ कि दूसरे तीसरे चौथे स्तर पर कांग्रेस में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला होता चला गया, और उसका जो संकलित परिणाम निकला वो मनमोहन सिंह सरकार की बुरी तरह पराजय में 2014 में निकला, काफी दिनों के बाद में। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब पार्टी कैप्चर कर ली जाती है और सेंट्रलाइज सिस्टम ही चलता है तो नेताओं के पास भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि अच्छा काम न करने की उनसे उम्मीद की जाती है, न करने की उनके पास क्षमता होती है, न गुंजाइश होती है। इसलिए वो जो करते हैं, पैसा कमाते हैं अगले चुनाव के लिए, और अपनी निजी जिंदगी की मौज मजे करने के लिए पैसा कमाते हैं, और वही सब जगह हुआ है। विजय जी, आपकी इस पर टिप्पणी चाहिए। कि अभय जी जो बात कह रहे हैं वो गंभीर मसला है, और भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी कहते थे, उसमें ये बड़ी समस्या आई है। खासतौर से कर्नाटक को आपने देखा है कि कर्नाटक के चुनाव में ये हुआ कि एक भ्रष्ट सरकार के तौर पर ही वो पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया। पीसीएम का जो कैंपेन था वो लगातार रहा, और आपकी बात ठीक है कि अब केंद्र की जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम है उससे बहुत सारा काम मौका नहीं मिलता। लेकिन उसमें ये बात ठीक है कि जब वहां पर मौका नहीं मिलता तो आपसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि आप क्या करेंगे। आप एक तरह से अनअकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी आपकी कोई नहीं है, तो फिर जिसको जो मौका मिलता है वो करता है। लेकिन अच्छा लीडर हो, मुझे लगता है मूल समस्या अच्छे लीडर की है, और अच्छा लीडर में ये शामिल है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में तो कितनी कम मार्जिन से वो हार हुई है। यदि उस समय शायद अच्छा लीडर होता तो वो सरकार वो जीत सकते थे। कर्नाटक का बिल्कुल अलग हिसाब है कि वहां पर जो है करप्शन एक बड़ा इशू बना, जिस पर कोई काम नहीं हुआ, और फिर येदियुरप्पा को भी जिस तरह से लाया गया और फिर वापस हटाया गया। जो चुनाव में मैं चल रहा था, मैं कर्नाटक था, तो वहां पर ये बात चल रही थी। मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा कि आपके साथ लिंगायत कितने हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, तो उनका जैसे येदियुरप्पा साहब जुड़े हुए बीजेपी से, वैसे ही लिंगायत जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ी मजबूत लीडरशिप नहीं होना भी एक बड़ा कारण होता है, और यदि बड़ा लीडर होता है तो करप्शन के इश्यूज को भी थोड़ा सा सेटल डाउन किया जा सकता है, या उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं उन पर भी काम करके चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा इशू, जैसे कांग्रेस का जिक्र भी किया अभय जी ने, अभय जी विद्वान लोगों में से, इंदिरा गांधी के वक्त हुआ, और मैं समझता हूं जो कांग्रेस अभी तक सर्वाइव की, वो राजीव गांधी ने जो सेकेंड रंग की लीडरशिप तैयार की थी, वो लीडरशिप थी जिसने कांग्रेस को मजबूत रखा। सोनिया गांधी जी के आने के बाद से सेकंड लीडरशिप जो है इंदिरा गांधी के बाद, वहां पर भी इग्नोर की गई, और आज कांग्रेस के पास लीडरशिप का अभाव है पूरी तरह से राज्यों में। उस वजह से वो पूरा संगठन कमजोर हो गया, और यही नुकसान, यही चिंता भारतीय जनता पार्टी को है कि ये जो नुकसान होगा आगे 10 सालों में, आप अभी मत सोचिए, आगे 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लिए लीडरशिप बड़ा क्राइसिस होने वाला है। स्टेट लेवल पर, रीजनल लीडरशिप में हो रहा है, और सेंट्रल में भी हो रहा है। सेंट्रल में आज आपके पास बहुत मजबूत नाम नहीं है, तो ये सारी चिंताएं हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू होता है, लेकिन भ्रष्टाचार को भी एक बड़ा नेता दोनों तरह से कर सकता है, पहला कंट्रोल करके और दूसरा उसको मैनेज करके। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं कर्नाटक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी समझ कहती कर्नाटक में भ्रष्टाचार चस्पा होने की वजह से नहीं हारे हैं वो वोट पोलराइजेशन की वजह से हारे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर आपका इंटैक्ट है और जेडीएस की वोट चोरी करके आप जीत रहे हैं, तो वो उसका एनालिसिस मेरे ख्याल में थोड़ा डिफरेंट हो जाए। लेकिन मैं उधर जाने चाहते, वरना फिर कर्नाटक में ही पूरा शो हो जाएगा, क्योंकि उस पर हमने बहुत लंबी चर्चा की है। संजय जी और प्रेम कुमार जी, संजय जी, ये बड़ा गड्ढेमड हो गया है कि बीजेपी की समस्या क्या है। देखिए,
कोई भी दल बिना सेंट्रल स्ट्रांग स्ट्रेटजी के सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन इसका एंटीथेसिस ये है कि वो कांग्रेस बन जाता है, फिर कि रीजनल लीडरशिप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और फिर वो स्थिति हो जाती है। बीजेपी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन मोदी जी के चेहरे के बिना किसी की जीतने की दम भी नहीं है। ठीक है, तो एक समस्या ये है कि अगर सेंट्रल स्ट्रेटजी को आप कहते हैं कि नहीं डेलीगेट करो पावर, एक एक मंत्री के पास 4-4 मंत्रालय और बड़े खास मंत्रालय। अभी हम उदाहरण के तौर पे, इंडिविजुअल नहीं कह रहा हूँ मैं, रेल मंत्री देखिए आप, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास है। तो एक तो ये पावर डेलीगेशन का इशू है कि आप सेंट्रल कैबिनेट में या स्टेट लेवल के रीजनल लीडरशिप में भी आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, और दूसरा उसके साथ साथ लेकिन आपकी केंद्रीय जो ताकत है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो फिर अब इस गठबंधन को जरा मुझे समझाइए, आप कैसे देखते हैं संजय जी? इसमें नीरज जी 2-3 बातें हो गई, तो थोड़ा सा उस पर भी मौका दीजिए जी। विजय जी के सामने आपने जो भी बात कही बिल्कुल सहमत हूँ, अक्षरशः सहमत हूँ। मैं जी मतलब एक अच्छे प्रोफेसर है, एक अच्छे वक्ता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि 3 चुनाव दिल्ली का म्युनिसिपल इलेक्शन को इसमें जोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये निर्देश और नसीहत ऑर्गेनाइजर के संपादकीय को निर्देश या नसीहत माना जाए, मुझे लगता है ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी ऑर्गेनाइजर को लेकर के भी, और जो लेख छपा है या लिखने वाले जो है, या हम एक सरकार जो केंद्र में सरकार है उसके प्रति भी, और जो संस्थान जिसका जिक्र है उसके प्रति भी, वो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि ये वहां से कोई निर्देश आ रहा है। निर्देश से मुझे नहीं लगता, जितना मुझे समझ में आता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मतलब का अपॉइंटमेंट होता है कि आरएसएस ने कहा कि फला वो होंगे। जब प्रधानमंत्री का वो होता है तो इंडोर्समेंट जरूर एक प्रक्रिया है उसके तहत होती है कि, लेकिन मुख्यमंत्री अपॉइंट करने के पीछे, मोदी के पीछे जनमानस का इतना ज्यादा या काडर का या पॉपुलर सपोर्ट इतना ज्यादा था कि मोदी नेता इमर्ज कर गए। तो सेकंड रन लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो जी जिस चीज की बात कर रहे थे वो सेकंड रन लीडरशिप की जब बात करते हैं, तो जिस समय बीजेपी का सेकंड रन लीडरशिप बहुत हाइप था वाजपेयी सरकार के समय में, उस समय नरेंद्र मोदी का उस सेकंड रन लीडरशिप में नामो निशान नहीं था, और जिन लोगों का नाम था वो आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब कुछ लोग तो है नहीं और बाकी जो है मतलब उनका नाम नहीं है, रैंकिंग की पेडेस्टल है नहीं है। तो नेता समय के साथ उभर करके आता है, तो उस पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है कि जो समय होगा वो अपने आप एक सिचुएशन थ्रो करता है, अनलेस अनटिल कि कई बार वो पार्टी डायनेस्टिक पार्टी नहीं हो और मतलब सीपीएम की तरह किसी आइडियोलॉजिकल क्वागमायर में उलझ करके नहीं रह जाए, तो फिर नेता अपने आप उसमें से उभर करके आ जाता है। जहां तक रीजनल लीडर्स की बात है, अभी कर्नाटक पे बहुत चर्चा हो गई, तो मैं कर्नाटक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि चुनाव के बाद भी बहुत चर्चा हुई थी। कर्नाटक में एक रोटेशनल सिस्टम है और वहां लीडरशिप भी थी, वहां एक गवर्नमेंट जो थी वो नहीं थी। उसके पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बहुत चर्चा हुई, वहां की लीडरशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं, वहां भी कोई लीडरशिप थी, एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप, और योगी आदित्यनाथ का आरएसएस के साथ कोई रिश्ता नहीं था, वो अपना एक अलग वो संस्थान चलाते थे, वो आरएसएस के नहीं है। वैचारिक रूप से दोनों एक है, लेकिन वो आरएसएस के मेरी जानकारी में तो नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम में एक काफी अच्छे मुख्यमंत्री है, उसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, दोनों ही आरएसएस के स्टॉक से नहीं है, अच्छे नेता हैं, अच्छा मतलब ग्राउंड पे पकड़ है, बाकी चीजों में पकड़ है। किसी स्टेट में कई बार लीडरशिप आप चाह करके, कई बार जैसे ये तीनों स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, वसुंधरा राजे बहुत मतलब लीडर उस समय भी मानी जाती थी, आज भी विजय जी कह रहे थे उनको छोड़ के वहां कोई नेता ही नहीं। वसुंधरा राजे के कारण ही राजस्थान के जो नतीजे आए, पिछली बार मैं जब ग्राउंड पे था तो मुझे क्लियर कट यही समझ में आता था, वसुंधरा राजे की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काफी भारी पड़ रही है बीजेपी में, और जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आया तो 25 के 25 वहां पे जीत गए। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं और 24 से अगर हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो 24 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के बात होगी, तो ये जो आप रीजनल वहां की लीडरशिप का क्या हुआ, वो चीजें धुल जाती हैं। वो मोदी के चेहरे पे होगा, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नाम पे होगा कि उन्होंने क्या दिया और सामने वाला पक्ष जो है वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, वो क्या देगा। एक बात और भी है कि बहुत सारा करप्शन का जैसे हो गया कि एज ए मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब एक तरह से उसको मैं अगर कहूँ तो ये कि अगर कमजोर केंद्रीय व्यवस्था है
वो स्टेट बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उनको काम का बहुत इंडिपेंडेंस है। मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ पे कोई बहुत प्रेशर है या उनको काम करने में कोई रोक टोक है, या हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई रोक टोक है, या शिवराज सिंह चौहान को काम करने में, अच्छे काम करने में। और केंद्रीय व्यवस्था होगी तो करप्शन पनपेगा ही, क्योंकि करप्शन के सिवा उनके पास कोई गुजारा नहीं है। मैं इस लॉजिक से सहमत नहीं। दूसरी चीज है कि जब आप एक मतलब संगठन के रूप में अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का काम किया है, आरएसएस का हाथ तो उसमें है ही, लेकिन साथ में एक अगर मान लीजिए आप प्योरली आइडियोलॉजिकल बेसिस से काम करते हो और आज एक मास बेस्ड पार्टी है, तो उसके अंदर बाकी जो मास बेस्ड पार्टियों की कुरीतियां होती हैं उसमें भी आएगी। जी संजय जी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ। जब एक बहुत ही सेंट्रलाइज और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम हो जाता है ना, तो सिस्टमिक करप्शन करना बड़ा इम्पॉसिबल है। अब वो किसी की ज़मीन कब्जा कर लो, किसी के खेत पे पंप लगा लो, वो एक डिफरेंट टेंजेंट है। लेकिन आप एमपी लैड का क्या कर सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन की गुंजाइश बचती नहीं जब आप टेक्नोलॉजिकल और सेंट्रलाइज सिस्टम पे आ जाते हैं। तो खैर उधर में मैं आप जो ये कह रहे हैं ना सर, नो डाउट कि 24 के इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पर, उनकी विश्वसनीयता पर, उनके बड़े व्यक्तित्व पर होगा। लेकिन अब यहीं से सवाल वो आता है कि जिस तरह से विपक्ष में अब देखिए एकजुटता बन रही है, तो बीजेपी भी रीच आउट करने की कोशिश कर रही है ना। अब छोटे छोटे अपने जो पुराने दल छूट गए थे, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्ट्रेटजी में अपनी चेंज लाना पड़ रहा है। संजय जी बहुत ब्रीफली, फिर प्रेम कुमार जी आ जाऊंगा मैं। नहीं देखिए, उसमें क्या है स्ट्रेटजी में, ऐसे भी जब आप संगठन की बात करते हैं, जैसे पार्लियामेंट का ओपनिंग ही हुआ, 25 दल साथ है, जिसमें मान लीजिए बहुत सारे जो पक्ष में नहीं थे, जो एनडीए में नहीं है, और आपको पुराने दल में कुछ पुराने दल वो इतने बड़े दल नहीं है, जो दल आकर के मतलब कोई इक्वेशन में वो छोटे दल एक एक संख्या भारी होती है, तो 1% वोट भी अगर कोई लेकर के आता है तो अच्छा होगा। ओम प्रकाश राजभर की तरफ भी हमने देखा कि उनको बर्थडे ग्रीटिंग हुई और उसमें बहुत सारा उसका इंटरप्रिटेशन निकल करके लोगों ने निकाला। तो एक चीज ये होती है कि आप जब भी कहते हैं कि और बीजेपी ऑल इंडिया वो नहीं है, तो जहां आप दूसरे के एस्पिरेशंस को इसके माध्यम से आप कन्वे करते हैं कि कोई रीजनल पार्टी है या उसके रीजनल एस्पिरेशंस हैं या किसी एक खास वर्ग समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, उसको अपने मतलब लार्जर कुनबे में समाहित करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं और सामने वाला, कई बार क्या होता है कि एक संख्या आती है कि 21 पार्टी ने ऐसा कह दिया, 20 पार्टी ने ऐसा कह दिया, 19 पार्टी आज बैठे, तो दूसरी तरफ को पक्ष को भी कहने को होता है कि अच्छा आप 19 बैठे जी तो हम 22 बैठे, आप 22 बैठे तो हम 25 बैठे। तो ये उसके लिए ज्यादा होता है एक लार्जर मैसेजिंग के टर्म्स में कि हम अकोमोडेटिव हैं डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट ग्रुप्स को, डिफरेंट रीजनल एस्पिरेशंस को, इसलिए वो प्रक्रिया चलाई जाती है और इसमें इस केस में चलाई जा रही है। जी प्रेम कुमार जी, सर दोनों मसले हैं, एक जो लेख जिसका जिक्र कर रहे हैं संपादकीय, दूसरा ये विपक्षी दल एक हो रहे हैं, क्या टिप्पणी है आपकी सर इस पे? देखिए वाजपेयी जी, जो बात ये बीजेपी के लिए सहूलियत है कि उसको कोई आईना दिखाने के लिए बीजेपी से बाहर भी है, क्योंकि बीजेपी के भीतर तो कोई आवाज निकलेगी ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बीजेपी के बाहर से एक आवाज आई है कि उसको आप नसीहत बोलिए कि निर्देश बोलिए या जो भी टर्म्स थे, लेकिन 2-3 जो मुख्य बात रही कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहली बार बीजेपी कोई सरकार हारी है, ये उसमें कहा गया है ऑर्गेनाइजर में। और हिंदुत्व ब्रांड और मोदी ब्रांड, हिंदुत्व और मोदी ब्रांड, ये दोनों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये 3 मुख्य बात जो उसमें है, इसमें इसी से जुड़ा हुआ जो विजय जी ने बताया बहुत महत्वपूर्ण बात, शायद वो लिखना भूल गए हो या इसका इशारा जिसको एलोबरेट किया विजय जी ने, वो ये कि दूसरी लाइन जो है लीडरशिप की नहीं है, मोदी ब्रांड नहीं चल रहा है, हिंदुत्व का नारा नहीं चल रहा है और दूसरी पंक्ति के नेता नहीं है। तो ये सारी स्थितियां अगर भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कोर्स करेक्शन करती है तो करेंगी तब जब इस बात को मानेगी। तो इस बात को मानना पड़ेगा कि ये चीजें हैं। इसके संकेत हिमाचल के चुनाव में मिले थे, जब नरेंद्र मोदी जी के कहने पर एक उम्मीदवार तक बैठने को तैयार नहीं हो रहा था, तो मोदी ब्रांड वहीं से खत्म होने लगा था। ये संकेत थे। अब मोदी ब्रांड कर्नाटक में चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, हिंदुत्व का नारा कर्नाटक में चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा इन दोनों चीजों पर हावी हो गया।
तो ये जो स्थिति है, इसी से अब हम आते हैं दूसरे पार्ट का, जो आपका प्रश्न है विपक्ष जो एकता है, इससे एक उम्मीद जो है विपक्षी दलों में पैदा हुई है कि कुछ हो सकता है, ये स्थिति बदली जा सकती है। तो जो बैठक हो रही है पटना में, उस पटना में जो बैठक हो रही है उसका मर्म, उसका अंदर की बात ही यही है, एनर्जी का सोर्स ही यही है कि मोदी ब्रांड टूट रहा है, हिंदुत्व का नारा नहीं चल रहा है और हम लोग के लिए यह सही मौका है कि इकट्ठे होकर बीजेपी को परास्त किया जा सके, इसकी रणनीति बनाई जाए। ये उस बैठक की अहमियत है कि सबसे बड़ी संख्या में, एक तरह से बोलेंगे पहले यूपीए जब कभी भी कांग्रेस ने बैठक बुलाई तो इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के दल नहीं इकट्ठा हुए जितनी बड़ी संख्या में अब हो रहे हैं। तो इसमें नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस वाले भी कुछ दल, जैसे ममता बनर्जी हुए, नीतीश कुमार आ गए, ये सारे कुछ दल इकट्ठा हुए हैं। तो इससे राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। यही इस बैठक का महत्व है, या यही ऑर्गेनाइजर के कंटेंट का महत्व है जो प्रफुल्ल केतकर जी ने लिखा है। तो इन दोनों बातों को अगर हम देखते हैं तो राजनीति का संक्रमण काल, बदलाव का वक्त जो है, और यहां से अगर जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी अगर मोदी ब्रांड नहीं स्थापित हुआ, या ये स्थापित हुआ कि मोदी ब्रांड कमतर हो रहा है, प्रभावहीन हो रहा है, तब ये आशा और ऊर्जा जो है विपक्ष के खेमे में और मजबूत होती जाएगी। और वो सवाल पूछने वाला फिर सिर्फ संघ नहीं रहेगा, सवाल बीजेपी के अंदर से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सवाल तभी उठते हैं जब कमजोर होता है स्थिति। जब कमजोर होती है तो सवाल ज्यादा उठने लगते हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार जो विपक्ष से सवाल पूरा देश पूछता रहता है, क्यों? कांग्रेस से ही सारे सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस उस कमजोर अवस्था से गुजरती रही है। जब बीजेपी में कमजोर स्थिति आएगी तो बीजेपी के भीतर से सवाल उठेंगे, अभी तक नहीं उठे हैं। आरएसएस ने इसको शुरू किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार होगी। जैसा कि अभय दुबे जी बता रहे थे कि बीजेपी में ये क्षमता है, वो अपने आप को करेक्शन कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीत का सिलसिला, अहंकार, लंबे समय तक सत्ता में रहना, इन कारणों से देख करके भी चीजों की अनदेखी होती है। वरना किसको नहीं मालूम था कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुद्दा है? किनको पता नहीं था कि वहां लिंगायत एक बड़ा फोर्स है, उनको नाराज हम नहीं करते। ऑर्गेनाइजर ने इसमें लिखा है कि जिन नेताओं को हम चेहरा बना सकते थे उन नेताओं को हमने पार्टी से निकल जाने दिया। ये बात ऑर्गेनाइजर में लिखी हुई है। तो ये बात समझ बूझ करके गलती की गई, तो गलती नहीं है। ये सत्ता के जो दुष्परिणाम होते हैं, अहंकार और दूसरे नकारात्मक तत्व होते हैं, उसके हावी हो जाने का ये प्रमाण जी नहीं रही। कर्नाटक के उस 2 बड़े नेताओं में से एक चुनाव हार भी गए थे। खैर, कर्नाटक में नहीं जाता हूं मैं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। तो ममता बनर्जी भी हार गई थी, वाजपेयी जी सर, लेकिन उस नेता का प्रभाव कितना था उसको देखा जाए, वहां बात कर रहा हूं। सर मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए कर रहा हूं, मैंने इसमें बहुत सारे, मुझे कर्नाटक की हार में बीजेपी से छिटकता हुआ दिखाई ना। हाँ, उस बात का जवाब ले लिया सर, वो कर्नाटक की चर्चा नहीं आज। एक लाइन में एक लाइन परसेंटेज वाली बात बोली है। हाँ। देखिए, कांग्रेस ने 38% जब वोट लाया था पिछले चुनाव में, तब उसके वोट परसेंट बढ़े थे, तब भी 122 से वो 80 पर आ गई थी। वो कर्नाटक सर यहाँ पर प्रेम सर सिफोलॉजिकल एनालिसिस में मैं नहीं जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि वहां पे 2% कम होने से सीटें काफी कम, ये ना एनालिसिस ही नहीं है। एनालिसिस सिर्फ ये है कि बीजेपी से कोई छिटका क्या नहीं छिटका ना, जेडीएस के छिटक के उधर गए, वो एक खेल है। मुझे मैं इस कैसी बातें कर रही है, मैथमेटिक्स थोड़े है कि जेडीएस सर ये करके बीजेपी में आ गए। मैंने कब कहा बीजेपी में आ गए? जेडीएस का, अरे सर प्रेम कुमार जी, हम लोग कर्नाटक में जा रहे हैं, मैं इस पे जेडीएस का जो वोट परसेंटेज खिसका है वो सीधे उधर एड अप हुआ है, उसका परिणाम है कि आपकी सीटें आई हैं। आप मुझे ये बताओ ना कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना कम हो गया, जो उनसे लोग नाराज थे, उनके भ्रष्टाचार 40% वाले चस्पा से, जो सब निकल के इधर उधर चले गए, कोई नहीं गया ना। उसका एनालिसिस, मैं इस बारे में पांजन के संपादकीय से भी नहीं सहमत हूं ऑर्गेनाइजर के। अगर वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में वो हिल गया, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है जिसको शायद एड्रेस करने की जरूरत है यहाँ पे। खैर, वो उनका काम, मेरे को क्या लेना देना। छोटा सा एक ब्रेक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल फिर लेके आता हूँ। विजय जी, आप लोगों से सबसे चर्चा होगी कि क्या अपोजिशन जो अंतर विरोधों से भरा है, एक इतना सीरियस थ्रेट क्रिएट कर रहा है
कि बीजेपी उसके लिए सोचे, अपने आप को रीच आउट करे, या कोई दूसरा तरीका हो सकता है? ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका, और चर्चा हो रही है बीजेपी की बातचीत पर और ऑर्गेनाइजर में छपे उस संपादकीय पर और विपक्षी एकता की बैठक हो रही। विजय जी, विपक्ष एक बड़ी मीटिंग कर रहा है पटना में, क्या ये एक बीजेपी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए? दूसरा, जो कि स्वयं भयानक अंतर्विरोधों से भरा हुआ विपक्ष है, तो जो बार बार ये कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि 1-on-1 करने की सोच रहे हैं, ये कितना बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए है और इससे निपटने के लिए क्या वो रीच आउट कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी हर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसकी चिंता भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है, और उसके साथ साथ कोर्स करेक्शन भी उसको लेकर करती है। तो ये कहना कि अब हम बता रहे हैं, विजय त्रिवेदी बता रहे हैं या वाजपेयी जी बता रहे हैं कि विपक्ष की एकता की बैठक हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ये हमारी वार्निंग की उनको जरूरत नहीं है। वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, और बहुत सीरियस एफर्ट नहीं भी हो तो भी एक बड़ा स्टेप है। 2014 से 2023 तक आते आते विपक्ष की एकता की जो कुछ भी कोशिश की जा रही है, वो पिछले 9 साल में सबसे मजबूत कोशिशों में से। बहुत सारे अंतर विरोध हैं, और इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये सब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, मतलब आज की तारीख में नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तमाम कोशिशें कर रही है, उसकी चिंता है, और उसका पहला कारण नतीजा आप देख सकते हैं कि वो रीच आउट कर रही है अपने उन दलों के साथ जिन्हें उन्होंने बिसरा दिया था, भूल गए थे। अकाली दल फिर से याद आ रहे हैं, आपको याद हो तो बड़ा मसला है कि जिस पर काम किया जा सकता है। शिवसेना को लेकर भी उसकी चिंता है, जेडीयू वहां पर नहीं है उनके साथ, तो उसकी भी बड़ी चिंता है। और अभी पिछले हफ्ते ही भारतीय जनता पार्टी की संगठन को लेकर बड़ी बैठकें हुई हैं, और बहुत सारे फेरबदल, बहुत सारे बदलाव आप अगले 15 दिनों में देख सकते हैं कि क्या बदलाव किए जाएंगे। तो वो रीच आउट के लिए ही लगातार कोशिश की जा रही है, किस तरह से बदलाव किया जाए, संगठन के भीतर भी, संगठन के बाहर भी। अपने जो दोस्त हैं, ये जो 22-23 दल, 20 दलों के बाद 25 दल, सो कॉल जो 25 दल है ना, वो 25 दल कोई है नहीं, उसमें 5-7 दल हैं। अभी तो पूरी 303 पे ही सरकार चला रहे ना, लेकिन जब जरूरत पड़ी आपको तब आपने 25 दल बताए, जिस दिन 20 दल विपक्षी दल एकजुट हुए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर कोशिश कर रही है, और अब ये फिर वो इमेज बनाएगी जो अभी तक एक व्यक्ति की या एक पार्टी की सरकार थी, वो फिर से एनडीए की सरकार हो रही है। पिछले 9 साल में आपको याद आया कि ये एनडीए की सरकार थी, तो अब ये एनडीए की सरकार बन रही है फिर से। तो उसका मतलब है कि छोटे छोटे भी कोर्स करेक्शन किए जाएं और सब लोगों को जोड़ा जाए, ताकि एक ज्वाइंट एफर्ट जैसा लगे और देश में काम उस तरह से हो। जहां तक विपक्ष का मसला है, वो अंतर्विरोधों से है ही, लेकिन आप देखें कि किस तरह की कोशिश हो रही है। आज फिर से इस पर चर्चा होती है, कोई कहता है कि जयप्रकाश नारायण नहीं है, कोई कहता है हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और अंतर्विरोध भी है, और कोई बड़ा लीडर भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप यदि पिछली हमारा इतिहास देखें पॉलिटिकल हिस्ट्री का, तो जब भी ज्वाइंट विपक्ष होता है, विपक्ष एक साथ होने की कोशिश करता है, तो बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वो 77 हो, वो 89 हो या 2004 हो। ये जो 1-on-1 का फार्मूला है कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार हो, ये 1989 का फार्मूला है। वीपी सिंह ने ये फार्मूला दिया था, और उसने 404 एमपीज वाली कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया था। हालांकि उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, और ये सारे फैक्टर मिलकर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, ऐसा आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक चिंता का विषय हो सकता है। और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उस पर लगातार कोशिश कर रही है। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। मैं एक बात फिर से जोड़ना चाहता हूं, जो दूसरे हमारी जो सेकंड रंग लीडरशिप की बात हुई, मैं सेकंड रंग लीडरशिप सेंट्रल में ही नहीं कह रहा हूं। सेकंड रंग लीडरशिप का मतलब है जो हमारे रीजनल लीडर्स हैं वहां कमजोर है। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार नहीं है, 12-14 राज्य हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि वहां पर कोई रीजनल मजबूत लीडर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब साउथ को आप छोड़ देंगे, साउथ का एक्सक्यूज दे सकते हैं वाजपेयी जी की, नहीं साउथ में कभी नहीं थी। बिहार में क्या हुआ? बिहार में 25 साल में आपके पास एक पार्टी का लीडर नहीं हुआ, और इसलिए आप सरकार नहीं बना पाए। करेक्ट। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में पिछले 50 साल से आप लगातार काम करते रहे, हिंदू को लेकर, हिंदी को लेकर तमाम, लेकिन पार्टी का कोई लीडर वहां नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि 30 साल आप शिवसेना के साथ इसलिए जुड़े रहे कि वहां पर कोई लीडरशिप मजबूत नहीं थी। तो जहां पर भी सेकंड रंग की या रीजनल लीडरशिप जब मजबूत होगी, और ये बात संजय जी की ठीक है कि सेकंड रंग की या रीजनल जो लीडरशिप है उस पर बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कोई
इंदिरा गांधी की तरह से दबाव नहीं डाल रही, शिवराज जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, योगी जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि नहीं वहां पे परंपरा नहीं थी, रिवाज बदल गया, राज बदल गया कर्नाटक में, तो उत्तर प्रदेश में तो राज बदला ना, रिवाज बदला ना, दोबारा आ गए। उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कोई है? एक मजबूत लीडर था, उसने दोबारा ले आए। और ये भी सच बात है कि बहुत सारे फैक्टर्स एड ऑन होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा, एक कहानी बता देता हूँ कि एक किसान को भूख लगी हुई थी, उसकी पत्नी जो है उसे खाना खिला रही थी, उसने 5 रोटी खिलाई, 7 रोटी खिलाई, 8 रोटी खिलाई, 10 रोटी खिला दी, लेकिन किसान का पेट नहीं भरा। फिर उसने 11वीं रोटी उसको खिलाई तो किसान का पेट भर गया। तो किसान बीवी पर नाराज हुआ कि ये रोटी पहले क्यों नहीं खिलाई तूने। वैसे वो 11वीं रोटी है ना 10 रोटी के बाद ही आती है, और 11वीं रोटी से पेट भरता है, इसलिए ध्यान रखिए कि ये 10 रोटियां कब पूरी होकर 11वीं बनती है। हाँ, वो 11वीं अलग से कोई रोटी होती नहीं है जो पेट भर दे, नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत अच्छी कहानी, बड़ा मर्म है इसमें, समझ रहे होंगे लोग। अभय दुबे जी, क्या मोदी हटाओ के सिर्फ एक नारे पर विपक्ष ये जंग जीतने की तैयारी कर रहा है? देखिए, ये है कि जो सत्तारूढ़ निजाम है वो क्या एक लीडर आधारित है? अगर वो एक लीडर आधारित होगा और वो बार बार उसी नेता के ऊपर जोर देगा तो जाहिर है कि विपक्ष की जब पेशबंदी होगी तो उस नेता के खिलाफ होगी। जैसे अब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान थी कांग्रेस में, उनके सामने सब बौने नजर आते थे, तो इंदिरा गांधी की निरंकुशता को खत्म करो। ये भी तो पूछेगी कि क्यों हटाओ, इसमें एक अंतर्निहित सवाल है कि क्यों हटाओ। मोदी हटाओ के नारे के साथ जब आप जाएंगे, मतलब विपक्ष जाएगा, तो उससे ये भी तो लोग पूछेंगे क्यों हटाना है। तो वो तो देखिए, एक और हम बात बता दें। हाँ। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की एकता का बैरोमीटर क्या है। विपक्ष की एकता का बैरोमीटर एंटी इनकम्बेंसी का प्रतिशत है। अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी तो विपक्षी एकता तेजी के साथ में, फुर्ती के साथ में, मजबूती के साथ में, स्थायित्व के साथ होगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी कम होगी या साधारण या मामूली किस्म की होगी जो 5-10 साल में जमा हो ही जाती है, लेकिन उसको पलटा जा सकता है। अगर एंटी इनकम्बेंसी इस किस्म की होगी तो विपक्षी एकता भी मजबूत नहीं होगी। और जब एंटी इनकम्बेंसी मजबूत होगी तो जनता ये नहीं पूछेगी कि आप मोदी क्यों हटाओ, जनता भी कहेगी हाँ मोदी हटाओ। तो वो तो तब एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, सरकार विरोधी भावनाओं का स्तर क्या है, क्या जनता सरकार हटाने के मूड में है। कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में जो सर्वे आते थे, उन सर्वे में साफ दिखता था कि एंटी इनकम्बेंसी 47%, 50%, 52%, 55% के स्तर की है। तो साफ दिखाई पड़ता था कि जनता बोल रही है सरकार हटाओ, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने भी अपनी कोशिशें की होंगी और की हैं, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल गया। अगर कोई और विपक्षी होता तो उसको लाभ मिल जाता। तो विपक्षी एकता होगी, कितनी होगी, मजबूत होगी, प्रभावी होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मोदी जी के खिलाफ जनता के समाज में, जनता में, वोटरों के बीच में क्या माहौल है। ये इस दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। संजय जी, काट क्या है और क्या वाकई इतनी एंटी इनकम्बेंसी है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये संजय जी से पूछा मैंने। अच्छा, नहीं, ये मुझे नहीं लगता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, मतलब मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या भाई विपक्ष की अगर पैरामीटर यही है कि इसी आधार पे एकता बनेगी बड़ी, तो है क्या संजय जी? देखिए, इस समय में नहीं है। और जिस मोदी ब्रांड की हम बात करते हैं ना, उसको समझने के लिए जरूरी है कि जिस मोदी ब्रांड की हम बात करते हैं, जो हिंदुत्व और बाकी चीजें हैं, मोदी ब्रांड एसेंशियली कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है डिलीवरी। वो जो लास्ट माइल डिलीवरी है ना, कि जिसमें डीबीटी के या बाकी माध्यम से पैसे आ जा रहे हैं या बाकी जो बदलाव हो रहा है, ये मैं यहाँ बैठ करके नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जो फील किया है, इसलिए वो मोदी ब्रांड जो है सस्टेन कर रहा है और अभी भी आगे भी सस्टेन करने की पूरी अभी जो सिचुएशन है उसमें पूरा असर है। मुझे कहीं से कोई शक, संशय, सुबह उसमें लगता नहीं है कहीं से भी। दूसरी चीज ये है कि अगर जब आप इस तरह के ब्रांड को चैलेंज करें, जैसे अगर आप मोदी ब्रांड कह रहे हैं, उसके पूरे मूल में सिर्फ एक चीज है, हेट, मतलब मोदी हेट्रेड जो है वो जाकर के समाहित होता है। उसको आप अलग अलग नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का खात्मा, इंस्टीट्यूशंस का खात्मा, डिक्टेटरशिप और बाकी न जाने क्या क्या। तो ये तमाम चीजें आप कहते हैं, और सब ये चीजें कहने के बाद महंगाई और बेरोजगारी 2 शब्द उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और वो जनता इस तरह से, आप जब वो बात करते हैं तो देश की जनता उस चीज को समझती है
और जो नतीजे जो आते हैं, जो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी का बैरोमीटर होता है, एक्चुअल वो अभय जी से ही कह रहे हैं, कुछ चीजें हमें चुनाव के पहले समझ में आ जाती हैं। जो लोग वहां पे घूमते हैं, फिरते हैं, या वहां के लोगों से आप बात करते हैं, स्वयं जाते हैं, या किसी पे इतना भरोसा होता है कि उसकी वहां की रीडिंग सही है, तो आपको समझ में आ जाती है। कुछ चीजें नतीजे के साथ पता चलता है, जहां काफी क्लोज एक सिचुएशन। बच गई बात पटना में जो बैठक हुई। देखिए, पटना की बैठक जो है, मतलब नीतीश कुमार खुद उनके लिए एक काफी बड़ा चैलेंज है 2-3 मायने में। उनके, हालांकि ललन सिंह कल है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट तो वहां कोई नहीं है, कैंडिडेट तो एस डी देवगौड़ा भी नहीं थे, कैंडिडेट तो आई.के. गुजराल भी नहीं थे, कैंडिडेट तो वीपी सिंह भी नहीं थे, तो कैंडिडेट तो चंद्रशेखर, मतलब एक लिखा पढ़ी में वो उस समय में चाहते थे कि उनका वो प्रधानमंत्री हो जाए, कैंडिडेट कोई नहीं होता। मोदी जब आए तब वो एक चीज हुआ कि वो बता करके आए कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, और पार्टी की तरफ से कैंडिडेट के रूप में उनको इंडोर्स किया गया। तो कैंडिडेट होना नहीं होना, या मनमोहन सिंह कौन से कैंडिडेट थे, ये अलग बात है। मूल में क्या है कि नीतीश कुमार की अपनी छवि, अपनी विश्वसनीयता अपने राज्य में काफी कम होती जा रही है। तो लगातार जिस तरह से वो चेंज कर रहे हैं, आपने एक बार अकेले लड़ा तो 2 जीत करके आए, इस विधानसभा में देखिए वो 3रे नंबर पे है, काफी उनकी संख्या सिकुड़ गई। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं वो तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर के जाते हैं, ताकि जो सपोर्ट बेस है उसमें ये मैसेज जाए, particularly MY में, कि तेजस्वी यादव साथ में है, तो उनके वोट जो है वो जेडीयू को ट्रांसफर हो जाए, तो उनके नंबर रिस्पेक्टेबल हो। नंबर 2, जो बाकी वो मतलब जिस तरह से एनवॉय हो करके, मल्लिकार्जुन खड़गे के, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी हो करके बाकी प्रदेश में जा रहे थे, तो एक उड़ीसा में क्या हुआ हमने देखा। आज की डेट में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह का वो वार प्रतिवार चल रहा है बंगाल को लेकर के, वो सबके सामने है। केजरीवाल जिस वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे, केजरीवाल लॉक स्टॉक बैरल कांग्रेस का वोट दिल्ली में खा करके, और यहाँ पे मतलब सत्ता में काबिज है पिछले 9 साल से। ये जो चीज अगर आप देखेंगे तो विपक्षी एकता ठीक है, वन कैंडिडेट वन कंस्टिट्यूएंसी, ये परिकल्पना है, ये परिकल्पना कितने दूर तक साकार होगी मुझे समझ में नहीं आता। एक बड़ी समस्या संजय जी आपने यूपी में जिस समय हुआ, हाँ, पिछले चुनाव में सबसे उसका सार्थक रूप पिछले 2019 के चुनाव में यूपी में दिखा, जहां जो अनथिंकेबल था सपा बसपा का साथ। और संजय जी, आपने एक बड़ी बात की तरफ इशारा किया है, और वो इशारा एक्चुअली विपक्षी एकता में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कांग्रेस ने ये एक मैसेजिंग, एक नैरेटिव मुसलमानों के बीच में पहुंच गया है कि मैं हूं आपका खेवनहार, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये सब गुस्साए घूमते रहते दाएं बाएं, क्योंकि वहाँ कौन अपनी सेंधमारी कराएगा। मैं क्यों शेयर करूँगा आपसे अपना वोट बैंक। अभी वो बंगाल में एक चुनाव जीत गया था कोई आदमी, उसने फिर ज्वाइन भी कर लिया ममता बनर्जी को, पता नहीं क्या हुआ उसमें। प्रेम कुमार जी, ये एक सीरियस थ्रेट है, क्योंकि ये अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पटना में बड़ी बैठक करेंगे, हाथ उठा फोटो खिंचाएंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर आप बैठेंगे तब ये समस्या खड़ी होगी कि कांग्रेस एक लाइन शेयर लेने तैयार मुसलमानों का, तो अखिलेश यादव क्यों देंगे, उनको क्या लाभ है। देखिए नीरज जी, जो बात आप कह रहे हैं, इस बात को रीजनल पार्टीज तो सबसे पहले महसूस कर रही होगी ना, इसके बावजूद वो बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि इस थ्रेट से कोई बड़ा थ्रेट है जिस वजह से वो इकट्ठा हो रहे हैं। और ये बात कि यही काम पहले नहीं हुआ, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि मोदी को हटाओ तो क्यों हटाओ, ये सवाल उस समय 2019 से पहले भी था, तब पार्टियां इकट्ठा नहीं हुई, लेकिन आज पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं और गंभीरता से हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि परिस्थिति बदली है। तब जिस सवाल का जवाब नहीं था, आज उस सवाल का जवाब है। जो क्षेत्रीय दलों में बेचैनी है, जिस वजह से वो इकट्ठा होने की जरूरत महसूस कर रही है, और वो बेचैनियां सीधे नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के को एलाइज नहीं मिल रहे हैं और विपक्ष का अलाइनमेंट हो रहा है। ये परिस्थितियां बता रही कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, और ये कारण उनको जो एक दूसरे से जुड़ने का कारण भी है। तो इस बात को अगर नकारा जाता है, जैसे संजय जी नकार रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही नकारेगी, तो निश्चित रूप से संघ का जो ऑर्गेनाइजर है वो जो कह रहा है, उस बात को आईना जो दिखा रहा है उस बात से मुंह फेर लेना होगा। और जब ऑर्गेनाइजर जो बता रहा है, जो बीजेपी के अंदर बातें नहीं उठ पा रही हैं,
तो वो अगर मुंह फेर लेगा तो फिर नतीजे जो आने हैं वही आने हैं। और उसके जो आप ये कह दें कि नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो जिस विश्वास के साथ हम कह दें कि वापस आ रहे हैं, उसी विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वापस नहीं आ रहे हैं। दोनों बातें आज की तारीख में कही जा सकती हैं। जी नहीं, ये तो खैर विश्लेषण और अपनी अपनी उसकी स्थिति बात है, ये मैं नहीं कह सकता। विजय जी, इस पर, इसी सवाल पर आपकी छोटी टिप्पणी। रीजनल पार्टी के सामने मुसलमानों का ध्रुवीकरण एक समस्या है जो कांग्रेस अपने पक्ष में करना चाह रही है, इसलिए वो अति उत्साहित भी है, जगह जगह जाकर करें। और एक बहुत छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव जब हो रहा था पिछली बार, तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे, वो गवर्नमेंट कवर करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत छोटी सी डिमांड थी बीजेपी स्टेट यूनिट की कि आप किसानों की कर्ज माफ़ी कर दीजिए। नहीं किया बीजेपी ने, अड़ गए थे क्योंकि वो बहुत ऊपरी मोरल ग्राउंड पे खड़े हो गए थे। गेम पलट गया। ये सिर्फ टीज़र है अगले शो का, तो पहले वाले सवाल का जवाब मुझे चाहिए। ये तो मैं अगले दिन 1 घंटे का शो करूंगा इसको। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वाजपेयी जी। मुसलमान जो है, माइनॉरिटी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अपोजिशन यूनिटी के लिए, और कोई भी अपनी हिस्सेदारी कम नहीं करेगा, क्योंकि यूनिटी का भी ताकत उनकी खुद की ताकत से बनेगी ना। अगर कोई एक पार्टी, रीजनल पार्टी खुद मजबूत नहीं होगी तो उस पूरे हिस्से में उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो उनकी कौन सुनवाई करेगा। इसलिए इलेक्शन से पहले मुसलमानों की या दूसरे फैक्टर्स की चिंता करना उनका वाजिब बनता है, और यही एक कांग्रेस और दूसरे दलों में दूरी बनाए हुए है अभी। लेकिन जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं कि वो जुड़ भी सकते हैं, जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा अभी टाइम लगेगा, अभी टू अर्ली टू से, तो इसलिए थोड़ा सा है। और मुसलमान एक बड़ा फैक्टर होगा अपोजिशन यूनिटी को तोड़ने के लिए भी या एकजुट करने के लिए भी, कि किस फैक्टर से वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात और कह देता हूं कि मोदी ब्रांड को, सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, केवल मोदी ब्रांड की बात कर रहा हूं, वो उसके खिलाफ अभी उस तरह का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है कि आप मोदी ब्रांड को हटा सके। और विपक्षी एकता की बात करें, सेकंड रंग लीडरशिप की बात करें, बीजेपी की बात करें, इसके साथ एक छोटी सी बात याद रखिएगा, 27 करोड़ लाभार्थी हैं डीबीटी वाले, जो मोदी सरकार के दौरान तैयार हुए हैं। ये 27 करोड़ लाभार्थी को भी ध्यान रखिएगा जब भी तमाम तरीके के एनालिसिस हम कर रहे हैं। विजय जी, अगले शो के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये दिल मांगे मोर, समझ गए होंगे अब आप। इस पर हम अगले एक लंबी चर्चा करेंगे किसी दिन, लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, शो खत्म कर रहा हूँ मैं, 30 सेकंड बाकी। 2024 का चुनाव सर, अटमोस्ट पोलराइजेशन, किसका ऑफर कितना बढ़िया है फ्रीबीज का, उस पे होगा। और मोदी ब्रांड तो नो डाउट कि अभी भी उतना ही इंटैक्ट। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता, कौन सी सड़क कहाँ बनी, कौन सा विकास क्या हुआ, कितने एयरपोर्ट बने, इस पे कोई चुनाव नहीं होने वाला है। चुनाव इन्हीं 2-3 मुद्दों पर होगा। आप सभी लोग आमंत्रित, हम लोग एक दिन फिर शो प्लान करते हैं, इसी पे बात होगी कि 24 का एजेंडा कैसे सेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।